वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो वन डायमेंशनल कोलिजन का तीसरा वीडियो लेकर के हम आज हाजिर हैं। आज थर्ड वीडियो वन डायमेंशनल कोलिजन का हम लोग देखेंगे। अब तक थ्योरी पोर्शन ज़्यादा देख रहे थे, अब एप्लीकेशन की बारी है। किसकी बारी है? एप्लीकेशन की बारी है। ये फोकस एडजस्ट करने के लिए मैं बना के पहले रखता हूँ, कैमरे से फोकस एडजस्ट करके तब जा करके हम वीडियो बनाना चालू करते हैं। तो ये जो आप देख रहे होंगे मार्क जिसको मिटा रहे थे, वो एक्चुअल में हम क्या कर रहे थे? फोकस एडजस्ट कर रहे थे। ठीक है, ओके ओके, धन्यवाद। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ही हम लेने वाले हैं। क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन है ए स्मूथ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ u। कैपिटल M मास है मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ u। क्वेश्चन स्टेप पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। डायरेक्टली कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर स्फीयर ऑफ स्मॉल मास m एट रेस्ट। दूसरा स्मॉल मास m एट रेस्ट है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है। इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, रेस्ट पर है। ठीक है, रेस्ट पर रहो। अब क्या करना है? आफ्टर कोलाइजन देयर फाइनल वेलोसिटीज आर कैपिटल V एंड स्मॉल v। कोलिजन के बाद जब ये हो जाता है तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कैपिटल M वाले की कैपिटल V है और स्मॉल m वाले की स्मॉल v है। तो पूछ ये रहा है आफ्टर कोलिजन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल v। स्मॉल v की वैल्यू कितनी होगी? चलिए, तो फॉर्मूला याद कीजिए, m1 m2 u1 u2 और v1 v2 का जो था, क्या था फॉर्मूला? याद कीजिए, मैं एक बार ई बोर्ड पे लिखता हूँ। v1 इजकल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 u2। और v2 के लिए यही रिलेशन 1 2 को एक्सचेंज कर दीजिए। m2 माइनस m1, नीचे m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 लिखिए, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। यहाँ ये 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 और यहाँ रहेगा ये u2। ठीक है, तो ये रिलेशन ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए याद रहना चाहिए। इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन थी, हम लोग निकाला जरूर था, लेकिन था। अब इस सिचुएशन में ये फिगर हमको ध्यान में रहना चाहिए, उसके बाद कुछ भी निकल जाएगा। अब ये रेस्ट में है, मतलब u2 0 है, u2 0 है, u2 0 है। ठीक है जी, u2 0 है। निकालना कौन सा है? सेकंड। निकालना कौन सा है? सेकंड। m1 कितना है? कैपिटल M है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सीधे फार्मूला में पुट करने की बात आएगी तो v2 यानी कि स्मॉल v, v2 यानी कि स्मॉल v है ना, m1 माइनस m2, नहीं m2 माइनस m1 होगा, m माइनस कैपिटल M अपॉन m1 प्लस कितना? m प्लस कैपिटल m प्लस कैपिटल M। और क्या आपका, चूंकि u2 0 है, u2 क्या है? 0 है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसको क्यों हम लोग लिख रहे हैं? कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग लिखे ही नहीं। ठीक है जी, इसको हम लोग लिखे ही नहीं। ये तो हो गया 0, चूंकि u2 0 है, u1 तो u है। 2m1 मतलब कैपिटल M, m1 प्लस m2 मन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, u1 मतलब u। तो सिंपल में ये फार्मूला बेस्ड क्या था? ये क्वेश्चन था भैया, है ना। तो लगे हाथ एक और क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का देख ले, मतलब ये 1 क्वेश्चन मान के चले तो दूसरा क्वेश्चन भी जरा हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, चूँकि फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम चाहेंगे कि जितना भी हो सके इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम लोग देख लें। करेक्ट। तो
हाँ, a body of mass small m having initial velocity small v makes head-on collision with stationary mass of body mass capital M. After the collision, the body of stationary body, हाँ ठीक है, after the collision the body of mass small m comes to rest and the only body having mass capital M moves. This will happen only when, ओह इस क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं। मतलब क्या होता है कि स्मॉल एम यहाँ था, कैपिटल एम यहाँ था, स्मॉल एम यहाँ था, कैपिटल एम यहाँ था, ये रेस्ट में था, ये आता है, इससे टकराता है, टकराने के बाद ये पहले वाला रुक जाता है, ये चल देता है। ये तो तभी होता है जब दोनों के मासेस सेम हो, दोनों के मासेस सेम हो तब वेलोसिटी एक्सचेंज होती है। जो मोशन में था वो रेस्ट में आता है, जो रेस्ट में था वो मोशन में आता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया है कि एम बहुत बड़ा बड़ा है कैपिटल एम से, मान इसमें इस चीज़ में जब मासेस सेम हो, है ना, वेलोसिटी एक्सचेंज हो रहा हो। पॉइंट नोटिस कीजिए, एक में दिया है कि स्मॉल एम बहुत बड़ा है कैपिटल एम से, बी ऑप्शन दे दिया है स्मॉल एम बहुत छोटा है कैपिटल एम से, सी ऑप्शन दे दिया है कि एम बराबर कैपिटल एम है, डी ऑप्शन दे दिया है एम बराबर हाफ एम है। इसमें कुछ नहीं। वेलोसिटी एक्सचेंज तब होगा जब दोनों के मासेस सेम होते हैं, मतलब आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का एक्सचेंज तभी होगा जब मासेस सेम हो। मासेस सेम होगा तब वेलोसिटी एक्सचेंज होगा, ऐसा समझ लीजिए, ये बात ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसा है? वो ऐसा है कि एक स्मॉल एम मास है ना, और ये 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, और दूसरे को कैपिटल एम कह रहा है, और ये कह रहा है कि इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड की है। ठीक है, और ये कह रहा है कि स्मॉल एम कैपिटल एम से बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो then the speed of the lighter particle after collision will be। तो लाइटर पार्टिकल कौन है? ये कोलिजन के बाद लाइटर पर, माने अपने को निकालना है v1। u1 का मतलब पहले मास का इनिशियल वेलोसिटी, u2 का मतलब दूसरे मास का इनिशियल वेलोसिटी, v1 का मतलब पहले मास का फाइनल वेलोसिटी, v2 का मतलब दूसरे मास का फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अपने को v1 निकालना है। कंडीशन याद कीजिए, उस वीडियो में अगर आप लोग देखे होंगे तो m स्मॉल m से क्या है, काफ़ी छोटा है। इन दैट सिचुएशन में स्मॉल m इस एक्सप्रेशन के हिसाब से चलते हैं, है ना, तो ये m1 नेगलेक्ट हो जाएगा। m1 क्या होगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। m1 नेगलेक्ट हो जाने के बाद ये v1 के लिए जो फार्मूला बनता है, v1 के लिए जो फार्मूला बनता है, m1 नेगलेक्ट हो गया तो पहले आएगा माइनस u1 प्लस m1 नेगलेक्ट हो गया तो 2u2 ऐसा होता है। अगर आप m1 को यहां नेगलेक्ट कर दें तो ये सिचुएशन डेवलप करती है। ठीक है जी, m1 नेगलेक्ट होने के बाद ये सिचुएशन बन जाती है, माइनस u1 प्लस 2u2। u1 कितना दिख रहा है? 6 मीटर पर सेकंड का। u2 कितना दिख रहा है? 4 मीटर पर सेकंड का। तो जरा देखिए तो कितनी होगी? u1 6 प्लस 2 इंटू u2 का मतलब 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 8 यानी 2 मीटर पर सेकंड का इसमें क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सिंपली क्या है? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जिनको ये रिलेशन पता होगा वो इसको क्या कर पाएंगे? इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन? एक m मास है। क्वेश्चन 4 लीजिए इसको। एक m मास है जो मूव कर रहा है v की वेलोसिटी से, v की वेलोसिटी से।
क्या इनिशियल मोमेंटम रहेगा भैया? तो इसका m भी रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि एंड सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस, 2 टुकड़े में ये टूट जाता है। ये क्या होता है कि 2 टुकड़े में टूट जाता है। ओके, एक m/4 में, एक 3m/4 में। ठीक है, और ये कहता है कि ये वाला टुकड़ा रेस्ट में आ जाता है, ये वाला टुकड़ा रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, रेस्ट में आ जाता है। तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में देखा जाए तो 3m/4 इंटू वी, जो कि निकालना है इनिशियल मोमेंटम, v डैश ले लीजिए, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा? mv। सिंपल, तो v डैश इक्वल टू mv 4mv/3m, यानी v डैश इक्वल टू mm कट जाएगा 4/3v। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन, अभी जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और हमारा क्या जो फार्मूला हम लोग निकाल के रखे थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन सब ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, उससे पहले बोर्ड को क्लियर कर दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैसा है? देयर आर 2 masses m1 and m2 moving along the same straight line. m1 m2 2 masses है, m1 एक मास है और m2 एक मास है, लेकिन इनमें एक लोचा है। का लोचा है वो देखिए, पहले की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड की है, तो दूसरे की जो स्पीड है वो -5 मीटर पर सेकंड की है। -5 मीटर कोलाइड्स, द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन विल बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इक्वल मासेस m1 m2, तो दोनों m है। ओके, तो अब भी आप याद कीजिए क्या होगा। इस सिचुएशन का आंसर हम लोग अभी तुरंत का तुरंत दे देंगे। मासेस इक्वल होंगे, वेलोसिटी एक्सचेंज कर जाएगा, तो ऐसे में ये u1 था और ये कितना था? u2 था। ऐसे में क्या होगा? u1 हमारा -5 मीटर पर सेकंड का रह जाएगा और u2 हमारा 3 मीटर पर सेकंड का हो जाएगा। मतलब ये बॉल 5 की स्पीड से इस डायरेक्शन में माइनस इधर चलने लगेगी। जो पहली वाली है मासेज इक्वल है m1 m2 बराबर है, कंडीशन ये दिया हुआ था। ठीक है, m1 m2 बराबर है, -5 की स्पीड से इधर चलने लगेगी m1, और m2 जो है हमारा वो 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर चलने लगेगा, है ना, चलने लगेगा। चलेगा ना कि नहीं चलेगा? क्योंकि उसका m1 m2 जब बराबर हो जाता है v1 इक्वल टू u2 एंड v2 इक्वल टू u1 हो जाता है। यही तो है रिलेशन, यही तो है रिलेशन कि v1 इक्वल टू u2 एंड v2 इक्वल टू u1 हो जाता है। यही तो कहानी बनती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसके ऑप्शन में ये जो वेलोसिटीज़ थे उनको वो क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब आएगा, टकराएगा और फिर वापस हो जाएगा। तो जो मोमेंटम पहले का था उतना ही रह जाएगा। देख लीजिए, इसका मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। पहले m×3 माइनस m×5, m×5, बाद में भी m×-5, m×3, 3m - 5m - 2m। पहले उस समय भी उतना ही था। कितना था? m×3 3m प्लस में और -5m माइनस में। ऐसे में दो जोड़ेंगे तो -2m। पहले भी -2m था, बाद में भी -2m ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है
कि एक सवाल है, क्या है, देयर इज ए प्लैनेट ऑफ अननोन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर के हाइट से उसको क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। इट बाउंसेज बैक टू 1.8 मीटर, मतलब आता है, टकराने के बाद जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो कह ये रहा है कि 1.8 मीटर तक ये जा रहा है। 5 मीटर आता है, 1.8 मीटर तक वो जाता है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि द बॉल लूजेस वेलोसिटी बाउंसिंग बाय ए फैक्टर ऑफ, इनफैक्ट ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पूछ रहा है। तो ई क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, थोड़ा बड़ा लिखने में क्या जाता है भैया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये पूछ रहा है। इनफैक्ट ई की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछ रहा है। तो अपने को मान लीजिए जब ये स्ट्राइक करता हो उस समय v1 की स्पीड हो, माने u1 रहा हो, चलिए u1 रहा होगा, u1 से स्ट्राइक करता है और v1 से u से स्ट्राइक करता है और v से बाउंस करता है, u से स्ट्राइक करता हो और v से बाउंस करता हो, है ना। तो स्ट्राइक कर रहा है ये u से और बाउंस कर रहा है ये मान लीजिए v से। ठीक है, तो स्ट्राइक कर रहा है u से, बाउंस कर रहा है v से, तो e की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि v अपॉन u के बराबर होगा। अब v कितना u कितना यही तो निकालना है। देखिए, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2, उस जगह सिलेशन ये मान लीजिए 2ah यानी कि 5 माने 10a, ठीक है, 10a होगा। अगर v स्क्वायर की बात करें 1.8 मीटर तक जाता है तो कितना होगा, 2a इंटू 1.8 यानी कि 3.6a होगा। ठीक है जी। तो v स्क्वायर बाई u स्क्वायर की बात करें तो 3.6a डिवाइडेड 10a का मतलब ये हो जाएगा 36/100, है ना, 36/100, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, 36/100 यानी ये हो जाएगा आपका 9/100 नहीं 25, 9/25, ये आने वाला है 9/25। तो v स्क्वायर यू स्क्वायर की रेशियो कितनी हो गई, 9/25। तो v अपॉन u का रेशियो उधर स्क्वायर उठ जाएगा 3:5, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसकी 3:5 यानी 0.6 की है। कितने की है, 0.6 की है। दैट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यही इस क्वेश्चन का क्या था, इंटरेस्टिंग पार्ट था। हमारी कोशिश है कि जितनी भी बातें हो सके, जो भी हो सकता है किसी भी टॉपिक, इसलिए आज जब एनर्जी का जो हम टॉपिक्स उठाए हैं, ये लगभग लग रहा है 15 दिन से ऊपर हो गया हमको एनर्जी के टॉपिक्स को लेकर के चलते हुए। तो जितना डिटेल में, जितने ज़्यादा एप्लीकेशन आप देखेंगे, आपका उस टॉपिक्स पर, उस चैप्टर पर कमांड उतना ही बढ़ता है। यही मेरा मोटिव है कि जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से हर एस्पेक्ट को देखा जाए, कोई भी एस्पेक्ट छोड़ा नहीं जाए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये 6वां हो गया था, चलिए अगला एक ले लेते हैं जो कि 7वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। वो क्या है, पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद एक फार्मूला यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसी चीज़ के लिए। क्या कर रहा है कि एक बॉल है जो किसी सरफेस पर, स्टील का बॉल है, स्टील के सरफेस पर आता है। ये इसकी हाइट 32 मीटर है, 32 मीटर तक है। इसके फर्स्ट बाउंस होता है, गिरेगा, टकराएगा, बाउंस करेगा, बाउंस करने के बाद फिर क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, फिर से होगा, एक बार गिरेगा, फिर दोबारा बाउंस करेगा, ऊपर जाएगा, फिर से गिरेगा, फिर से बाउंस करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये एक बात को ये समझें कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए
ऐसे बाउंसिंग वाली कहानी में क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा है, जस्ट वीडियो से पहले अगर आइए तो ई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर होगा ना, यानी ई स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, H2/H1 हो जाएगा, H2/H1 हो जाएगा, यानी E की वैल्यू √H2 क्या रहेगी, H1 रहेगी। अगर फिर सेकंड बाउंस के लिए जाएं तो फिर H3/H2 रहेगा, H3 क्या रहेगा, H2 रहेगा, ऐसा होता जाएगा। तो ये रिलेशन ध्यान रखेंगे, ये कहानी हमारी बनने वाली है ना, ये कहानी हमारी चलेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसका दे दिया है 0.5, है ना, 0.5 का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 यानी 1/2 का दिया है। ठीक है, तो चलिए पहले 32 मीटर का था, H2 कितना होगा ये निकाल लें हम लोग। तो H2/H1 इजकल टू E का स्क्वायर यानी 1/4 होगा, 1/2 है, 1/4। तो H2 इजकल टू 1/4 ऑफ H1 मतलब 32, 16, 8 मीटर H2 हो जाएगा, H2 8 मीटर हो जाएगा। तो आगे बढ़ाए कहानी, H2 8 मीटर हो जाएगा, फिर से आए तो E स्क्वायर क्या होगा, H3/H2 होगा, H3 निकालना है। तो H3 इजकल टू E स्क्वायर H2 मतलब E स्क्वायर का मतलब 1/4 इंटू H2 का मतलब यहाँ 8, यानी कितना हो जाएगा 2 मीटर, यानी कि जब सेकंड बाउंस करेगा तब वो कितना उछलेगा 2 मीटर, पहले बाउंस में 8 मीटर 1/4 है ना। ओके, हर बार उसकी हाइट जो होगी 1/4 हो जाएगी, चूंकि E की वैल्यू 1/2 है तो स्क्वायर टाइम्स में आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, माने 32 के बाद 8 हुआ हाइट, 8 के बाद 1/4 यानी 2 हो गया। और अगला बाउंस जो थर्ड बाउंस होगा अब 1/4 करेगा तो कितना होगा 0.5 मीटर। हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि H4 जो होगा वो 0.5 मीटर होने वाला है। इस तरीके की ये प्रोसेस क्या होगा, आगे की तरफ चलता चला जाएगा। तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमसेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये रिलेशन जरा याद रखेंगे तो क्या होगा, आपको मदद मिलेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का देखें, खोजें। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा था कुछ बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ के लाया मैंने बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ करके। क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हाई एल्टीट्यूड, काफ़ी ऊंचाई पर, मान लीजिए बेस है, काफ़ी ऊंचाई पर देयर इज ए मास, ओके, इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 इक्वल फ्रैगमेंट्स, 2 बराबर टुकड़े में ये टूट जाता है। आपका एक टुकड़ा है ना, चलिए थोड़ा सा यहाँ डॉटेड बनाते हैं, है ना, था एक टुकड़ा इधर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव करना चालू करता है। इक्वल फ्रैगमेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दूसरा पार्ट इक्वल पास भी है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड। चूंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम में 0 होगा, तो ऐसे में मास दोनों के सेम है तो इधर का एम भी इधर का एम भी सेम रहेगा, मास सेम है तो वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा। अब आप सोच ही सकते हैं कि अगर यहाँ से ये एक्सप्लोड कर रहे हैं तो क्या करेगा, ये करेगा क्या, ये होगा ये कि यहाँ से ये लोग प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, ये भी प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, फॉलो करेगा। अब क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को घुमाया है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन when their radii vector are 90 डिग्री टू ईच अदर। देयर रेडियाई माने फ्रेगमेंट्स के रेडियाई वेक्टर। कहने का मतलब कुछ दूर के बाद तो ऐसा होगा ना जी कि यहाँ पहुँच जाएगा, और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसी लेवल पर ये भी रहेगा। ऐसा नहीं थोड़ी है कि ये वहाँ नहीं रहेगा, ये यहाँ पहुँचेगा
तो इसकी रेडियाई वेक्टर कह रहा है इसको कह रहा है ना जी, इसको कह रहा है। इसको अगर पीछे की तरफ आप प्रोड्यूस करें, है ना, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें और इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें, तो ये कह रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। चलिए बोर्ड में नहीं दिख रहा है, 90 एक्यूरेट नहीं दिख रहा है, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तब उस समय कितना टाइम लगेगा कि जब ये एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए? व्हाट विल बी द टाइम टेकन व्हेन देयर डायरेक्शन वेक्टर भी कह लीजिए, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेक एन आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, मतलब ये 90 डिग्री पर मूव करेंगे, वो कौन सा टाइम होगा? तो लेट सपोज कि पहले का ये है, दूसरे का ये है, 90 डिग्री होगा। अब एक बात आप शर्तिया तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, वर्टिकल एक्सेलरेशन सेम है, तो दोनों का क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का सेम होगा। ऐसे सिचुएशन में हम एक बात शर्तिया तौर पर, चलिए नाम कुछ देते हैं, ए बी सी, इसको नाम दे दीजिए डी। एक बात शर्तिया तौर पर कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये एंगल 45 डिग्री का होगा और ये भी एंगल कितना का होगा? 45 का होगा ना। अब ये 45 का होगा, तो ऐसे में एक बात हम लोग जरूर कह सकते हैं कि जितना टाइम इसको वर्टिकली नीचे आने में लगेगा उतने ही टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। ये दोनों सेम हो जाएंगे, डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएगा। चूंकि ये 45 डिग्री का है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ से फिर से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये 45 हुआ तो ये भी 45 हो जाएगा, ये आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल माने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, अगर हिंदी मीडियम वाले कोई देख रहे हो तो ऐसे सिचुएशन ये दोनों सेम होगा। तो भैया यहाँ इस फिगर में ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये कितना टाइम लेगा? ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो ए बी डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस अगर टी टाइम लिया हो तो ये हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी मतलब 10 टी स्क्वायर, मतलब 5 टी स्क्वायर ए बी है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसमें है नहीं। अगर अब बी सी की बात करें तो बी सी कितना होगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 10 है, यू टी के हिसाब से चलेगा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो यू टी मतलब 10 टी। अब बात कही जा रही है ए बी और बी सी क्या होंगे? सेम होंगे बाई द ज्योमेट्री ए बी और बी सी क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब कि 5 टी स्क्वायर इक्वल टू 10 टी। कॉमन समान एक साइड में कीजिए, 5t कॉमन कीजिए, t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इधर t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 0 पर तो एक ही जगह पर होंगे ना, तो ये तो एक्सेप्टेबल होगा नहीं, यानी कि 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे। इस क्वेश्चन को बताने के पीछे हमारा एक मकसद था। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और लगे कि यार इंफॉर्मेशन तो पर्याप्त दिया नहीं है, अगर क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि भाई कि मैंने कहना क्या चाहता है, तो फिगर बना लीजिए उसका, है ना, उसका फिगर बना लीजिए, कुछ एक्सप्रेशन उसका निकाल लीजिए और तब उसको देखना चालू कीजिए कि करना क्या है। हमने भी क्या किया कि इसका जरा फिगर बना लिया कि 90 डिग्री पर जब इनके रेडियस वेक्टर कह लीजिए या इनके वेलोसिटी का डायरेक्शन वेक्टर कह लीजिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन वेक्टर 90 डिग्री पर होगा, तो हमने देखा कि अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये तो बाइसेक्टर लाइन हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जिस स्पीड से ये आ रहा है उसी स्पीड से ये आ रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा, है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी इनके सेम होंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी सेम होंगे और ये डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो रहा है, ये भी डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ऐसे सिचुएशन में ये तो कॉमन लाइन है ही, ये तो इक्वल हो ही गया, है ना। तो मैंने कहा ये 45 का एंगल हो जाएगा और उसके हिसाब से हम आगे की तरफ बढ़ गए। फिगर बनाया, फिगर बनाने के बाद हमको बात कुछ ही समझ में आ गई, क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनमें फिगर जो है सो आपको बहुत मदद करता है फिगर बनाने के बाद कि क्या हो रहा हो ज्योमेट्रिकली। अगर आप देखेंगे खास करके वेक्टर का जहाँ पर सवाल उठ गया तो उसमें तो ज्योमेट्री को लाइए। वेक्टर की बात आ गई, वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो वहाँ तो इसको ला ही दीजिए, फिगर को तो ला ही दीजिए। फिगर लाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है जी, चलिए अब इसको हटाया जाए, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन बढ़िया से लिया जाए।
फिर से रिबाउंसिंग वाला एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग हाजिर हो रहे हैं। क्या रिबाउंसिंग होने का क्वेश्चन क्या दिया है वो पहले मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद फॉर्मुलेट फिर करेंगे। कह रहा है कि एच हाइट से छोड़ा गया और ई इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। तो सेकंड राइज पर उसकी हाइट कितनी होगी। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाद में। पहले एक चीज़ देखें, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि E इजकल टू अंडर रूट H2/H1 इक्वल्स टू अंडर रूट H3/H2 इक्वल्स टू अंडर रूट H4/H3 एंड सो ऑन होता जाएगा। ठीक है जी। एक बात नोटिस कीजिए, अगर इसको स्क्वायर लें तो ये हट जाएगा, स्क्वायर में ले तो हट जाएगा। ठीक है जी, स्क्वायर में ले तो हटता चला गया। ठीक है, चलिए तो अगर H2 की बात करें तो H1E² है। ठीक, चलिए अगर H3 की बात करें तो H2E² होगा ना, है ना। मतलब H1E², H2 तो H1 यहाँ रख दीजिए, तो H1E² इंटू कितना E², ये सेकंड बाउंस पर हो गया। अगर सेकंड बाउंस पर, है ना, H2 मतलब फर्स्ट बाउंड, H3 मतलब सेकंड बाउंस। अगर H4 की बात करें तो इसी तरीके से H1 एक और E² मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, एक और E² क्या होगा, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, E² मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये फर्स्ट बाउंस का है, ये सेकंड बाउंस का है, ये थर्ड बाउंस का है। गौर कीजिए तो H1 2 इंटू 1, इसमें क्या होगा H1E2 इंटू 2, क्योंकि 4 हो जाएगा पावर, H1E2 इंटू 2 इंटू 2, नहीं 2 + 2, सॉरी गलत लिख रहा है, 2 रह गया, चलिए हटे, 2 + 2 गलती हो गया, स्क्वायर नहीं भैया, 2 + 2 + 2 माने थर्ड बाउंस पर 2 + 2 3 बार, सेकंड बाउंस पर 2 + 2 2 बार, फर्स्ट बाउंस पर 2 1 बार। तो इसी तरीके से अगर हम किसी nth बाउंस के लिए चलते हैं, तो अब जरा से जनरलाइज करें, H1 नहीं कह रहे हैं, H कह रहे हैं, तो E पर 2 कितने बार लिखेंगे, n टाइम्स लिखेंगे, यानी कि 2n, n को माने E2 2 को n टाइम्स लिखेंगे तो टोटल सम कितना हो जाएगा, He⁴2n, nth टर्म पर He⁴2n। तो इस फार्मूला को अगर ध्यान रखेंगे तो ऐसे सब क्वेश्चन का जवाब के ये कर रहा है सेकंड बाउंस ना, सेकंड बाउंस पर इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी। अब इस फार्मूला के हिसाब से अगर हम लोग बैठाने की कोशिश करें तो h टाइम्स ऑफ सेकंड बाउंस माने n की वैल्यू 2, 2 × 4, E⁴, दैट्स इट, सो सिंपल। तो ये हम लोग कैलकुलेशन के फास्टनेस के लिए ये रिलेशन क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, और इसको हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं खासकर। हालांकि कोई बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल जो ट्रेंड है उसके हिसाब से कुछ नहीं है। लेकिन होगा क्या कि कभी कभी किसी ईजी, जैसे कि पूरे पेपर के अंदर 40% जो होता है, जो भी कंपटीशन होता है, 40% ईजी क्वेश्चन दिए जाते हैं, 40% मीडियम रेंज के, 20% टफ दिए जाते हैं, करेक्ट है ना। तो 40% इन जनरल दे दिया जाता है ताकि सब लोग बना सकें। फिर बाकी के जो 40% का जो जिसमें कि मीडियम रेंज का होता है, उसमें जो 20%, उससे जो 20% क्रॉस करके ऊपर जाता है, उसके साथ कुछ सिलेक्शन की क्राइटेरिया बनती है, यानी कि 60% कवर अप करने के बाद। तो जो अब ये मान के चलिए कि 40% नीचे का, 40% मिडिल का, तो अब इस मिडिल का अब ये होगा 80%। जो अगर ये दोनों लेवल को इजीली क्रॉस कर जा रहा है, उसका मतलब कंफर्म सिलेक्शन हो गया कि लो इजी क्वेश्चन, फिर मीडियम रेंज के क्वेश्चन। तो 80% अगर स्कोर कोई कर गया तो 80% बहुत बड़ा स्कोर होता है कंपटीशन के अंदर। तो कोई अच्छा प्रैक्टिस अगर करता है तो 80% स्कोर कर जाता है। अब पूछिए कि सर वो बाकी के 20% किस बात के लिए है, वो रैंक डिसाइड करेगा कि हु विल बी द टॉपर, कि बाकी के 20% में जितने क्वेश्चन बचते हैं उसमें से क्या होगा, टॉप 10, टॉप 100, ये डिसाइड होगा बाकी के 20% में, है ना। वो बताएगा कि कौन जो होगा वो टॉप करेगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, क्या है जी, कैसा है? लेवल ग्राउंड से एक 50 kg के बॉल को क्या किया गया है, 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, इसकी मास कितनी है जी, 50 kg है, और ये ऊपर चलता है, ठीक है, चलता है, चलने दीजिए। 5 सेकंड के बाद ये 2 टुकड़े में बढ़ जाता है। टाइम कितना जी, 5 सेकंड। 5 सेकंड जब वो अपवर्ड मोशन ये कर चुका होता है, तब इसका ये 2 टुकड़े में, एक 20 kg में और एक 30 kg के 2 टुकड़े में टूट जाता है यहाँ पर। और टूटने के बाद होता ये है कि 20 kg का जो पार्ट है वो 150 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगता है, जबकि जो 30 kg का पार्ट होगा, अब यहाँ पर तो सीधी सीधी बात है, ये 150 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रेवल करें तो 30 वाले के साथ क्या हुआ होगा, उसकी स्पीड कितनी रही होगी, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। ये हम लोग को पता करना है कि 30 वाला जो नीचे का पोर्शन होगा, टूटा होगा, वो कितने की स्पीड से जाएगा। सबसे पहले 5 सेकंड तक अगर अपवर्ड मोशन लेता है तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v = u - gt। पहली कितनी है जी, 100 की, g की वैल्यू कितनी ले, 10, t की वैल्यू कितनी, 50। ये तब मुजबानी हम बता सकते थे, लेकिन हमने फिर भी बनाया है 50 मीटर पर सेकंड की। अब यहाँ पर हम पहुँच गए, 5 सेकंड के बाद ही कहानी पहुँच गए, तो बताइए अब मोमेंटम कितनी रही होगी। अब इसके पास इनिशियल मोमेंटम कितनी रही होगी, इनिशियल मोमेंटम इसके पास जो बची होगी वो 50 kg का खुद है और स्पीड 50, यानी 2500 kg मीटर पर सेकंड का इसके पास इनिशियल मोमेंटम रहा होगा, ठीक है। अब जरा सा गौर कीजिए, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 होगा। m1 कह रहे हैं 20 kg को, 20 kg है, इसकी स्पीड कितनी कह रही है, कह रहा है कि 150। m2 किसको कह रहा है, 30 kg को। v2 यही तो निकालना है, यही तो भी निकालना है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम होगा, यानी 2500, ठीक है, 2500 ये हो गया। तो सोचो सोचो सोचो, ये तो 2500 है, अरे कितना, क्यों नहीं, क्यों बेंड करें, चलिए यहाँ देखो, 2500 यहाँ, और ये हो गया 15 दूनी 30, मतलब 3000 यहाँ, प्लस कितना 30v2, 30v2 बचा होगा कितना भैया, 500 -500 30v2, तो v2 = -500/30, 0 0 कैंसिल, v2 = -50/3 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये नीचे के तरफ -50/3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नीचे की तरफ चल देगा, नीचे की तरफ चल देगा, ठीक है। इसका मतलब अगर अगले वाले को मोमेंटम, एक्चुअल क्या हो रहा है कि ये 2500 का टोटल मोमेंटम था जब ये ब्रेकअप हुआ, और ब्रेक होने के बाद ये 20 वाले के पास जो मोमेंटम हो गया वो 3000 का, 3000 का। तो बट नेचुरली बात जो है वो क्या होगा, इसके पास एडिशनल मोमेंटम तो तभी ना मिलेगा कि जब नीचे वाले को रिवर्स डायरेक्शन में क्या कर दे, मोमेंटम प्रोवाइड कर दे, तब इसको बैकवर्ड मोमेंटम इक्वल टू, मैंने 500 का एक्स्ट्रा मोमेंटम इसको मिल रहा है, तो अपवर्ड, तो डाउनवर्ड भी -500 होना ही चाहिए। तो v2 की वैल्यू -50 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना कि आप सिचुएशन को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बस यही चीज क्या करना था, देखना था भैया, है ना जी। तो ये थी हमारी कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में
क्या कह रहा है कि एक बॉल है जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और दूसरा एक बॉल है जो रेस्ट में है, ये कितने से मूव कर रहा है 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड की। और दूसरा एक बॉल है जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये रेस्ट में है, ये किस में है रेस्ट में है। तो बोल रहा है कि अगर टकराएगा, टकराने के बाद ये कितने, इसकी वेलोसिटी, स्मॉलर बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब v2 कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम था नहीं, लेकिन जरा सा रेस्ट वाले सिचुएशन में देखिए तो v2 के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। रेस्ट वाले सिचुएशन में v2 के लिए v2 के लिए का एक्सप्रेशन क्या, u2 उधर u1 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 बाई इंटू u1 सॉरी m1 v2 m1 u1 ये बनता है। जब आपका वो जो एक्सप्रेशन था ना हमारा, ये देखिए v2 क्या था m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। तो इसमें u2 0 है, ये रेस्ट में है, तो ये चीज़ कहानी खत्म हो गई। तो सिर्फ ये बचा जो हमने लिया। मसला यहाँ नहीं है, मसला है कि यहाँ पर मास नहीं दे दिया है, रेडियस दे दिया और कहा है कि दोनों सेम मटेरियल के, दोनों सेम मटेरियल के। तो मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी 4/3 पाई रो आर क्यूब, यानी मास की कहानी ये होगी। तो जरा सा आइए इधर और देखिए, आइए इधर और देखिए V2 की कहानी। कोई यूनिट चेंज नहीं करेंगे हम लोग, सीधा हम लोग पकड़े रहेंगे। ठीक है, m1 मतलब पहले का मास, तो 2 इंटू m1 यानी 4/3 पाई। अच्छा, इस चीज़ को कुछ अल्फा मान लेंगे सहूलियत के लिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू अल्फा r1 क्यूब, चूँकि m1 है, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू m1 है r1 क्यूब प्लस अल्फ़ा r2 क्यूब, ऐसा होगा इंटू u1 होगा क्या। तो जरा देखिए v2 की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फ़ा पर नीचे 2r1 क्यूब अपॉन r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब u1। रेडियस वाले कहानी में ये निकल करके बात क्या हो जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें वेलोसिटी पुट करते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने खुद निकाला है, अब हम लोग इसमें रेडियस पुट करेंगे। r1 कितना है 4, तो 2 इंटू 4 का क्यूब जाएगा 16 64, फिर ये 64 प्लस कितना r2 क्यूब, तो r2 क्यूब मतलब 2 का क्यूब 2 4 4 8, u1 मतलब 81, तो v2 इजकल टू 2 इंटू 64 128 64 72 इंटू कितना 81, काटिए है ना। तो काटने के लिए क्या होगा हमारे पास 128 है, 4 से तो कट ही जाएगा 36 18 है ना, 36 16 से भी कट जाएगा, 16 से कटेगा क्या 128 32 8 बार 16 8 48 8 बार ऊपर का, नीचे 4 बार है, 16 से कट रहा है ये 8 बार में, ये 4 बार में इंटू कितना 81 इंटू 8 बार में 16 से, ठीक है 32 60 ठीक बिल्कुल सही, ये 4 बार 36 दोनों बात है ठीक है। 8/4 मतलब हो जाएगा 2 इंटू 81, दैट इज क्या होगा 2 इंटू 81 का मतलब होगा 162 सेंटीमीटर पर सेकेंड का क्या होगा स्पीड बन जाएगा, किसका इसका।
डबल स्पीड हो गया, मटेरियल सेम है। इंटरेस्टिंग फैक्टर जरा देखो बच्चों, इन जनरल तो क्या ये बात ऐसा बैठेगा? नहीं बैठेगा। R1 क्यूब अपन R1 2 R1 क्यूब अपन R1 क्यूब प्लस 2, कोई जनरल रिलेशन नहीं है, पर्टिकुलर रिलेशन है, पर्टिकुलर रिलेशन, कोई जनरलाइज है। मैं उसमें कुछ पर्टिकुलर जनरलाइज रिलेशन ढूंढने के चक्कर में लगा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं, है नहीं। यहाँ पर कोई जनरल एक्सप्रेशन ऐसा मेरे को कुछ मिल भी नहीं रहा है जिससे हम इसको रिलेट कर सके, नहीं है। ये फिगर डालने के बाद कुछ इस तरीके की बात आई है, ठीक है। तो 162 सेंटीमीटर पर सेकंड का उसका क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। तो चलिए एप्लीकेशन का कुछ क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हमने डाला है, इससे पहले का जो पार्ट है उसमें कुछ 2-4 एप्लीकेशन में कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं। कल इसका कंक्लूडिंग पार्ट हम इसको शूट करेंगे और तब इसको डालेंगे। चूँकि हमारा लेंथ 40-45 से ज़्यादा का हो नहीं सकता है, इस वजह से हम लोग इसको आज रहने देते हैं अभी के लिए। फिर नेक्स्ट पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट पोर्शन है उसको हम लोग चुन करके देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।